बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैब राशिद है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक एफसीसीए हूँ और एक एसीए हूँ। बेसिकली मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से हूँ। जो बच्चे ओरिएंटेशन में थे हमारी पिछली वाली, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। कितने थे यहाँ पे? काफ़ी थे, लेकिन काफ़ी नहीं भी थे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए पढ़ाते हुए। आई हैव बिन टीचिंग सिंस आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड। 16 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ एसीसीएसीए को। जैसे जैसे मैंने अपने पेपर्स किए थे वैसे वैसे मैं अपने पिछले पेपर्स पढ़ा रहा था। यहाँ पे तकरीबन जितने भी कॉलेजेस हैं तकरीबन सब में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और क्रिस्टेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी की जो हमारी कहानी है वो यहाँ से शुरू नहीं हुई, वो स्कैन से शुरू हुई है। स्कैन्स, फिर राइज, फिर क्रिस्टेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। तो हमारा बड़ा पुराना साथ है एक दूसरे के साथ। जितनी भी टीम आपको यहाँ पे पढ़ाएगी वो एक दूसरे को यहाँ से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते हैं। तो वी वर्क वेरी स्मूथली विद ईच अदर, ठीक है जी। एनीवे, आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये आप लोगों के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बल्कि एक बेसिक फाउंडेशन का पेपर है। याद रखना, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक काम सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता, ठीक है ना। बावजूद इसके कि अकाउंटेंसी का असल मतलब है हिसाब किताब करना, लेकिन हिसाब किताब इज़ नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। दिस इज़ समथिंग दैट मशीन्स कैन डू, विच सॉफ्टवेयर्स कैन डू। यू डू नॉट नीड टू डू दैट। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने बेसिकली अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इन द फ्यूचर काफ़ी सीनियर किस्म के डिसीजंस लेने, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लानिंग बजटिंग करनी है, ठीक है ना। कई तरह के फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग बेस्ड डिसीजंस लेने हैं। ये अब आप लोगों का काम है। और वो लेने क्यों हैं? वो इसलिए लेने हैं ताकि जिस बिज़नेस में आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो उस बिज़नेस को तरक्की मिले। याद रखना, उस बिज़नेस के जो ओनर्स हैं वो अमीर हो जाएं। क्या हो जाएं? हाँ, बिज़नेस की दुनिया का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि बिज़नेस एग्जिस्ट करता है अपने ओनर की वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। क्या करने के लिए? ओनर की वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। वेल्थ का कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, कैश का कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये तीनों चीज़ें अलग चीज़ें। हम लोगों ने वेल्थ की बात की है, ओनर की वेल्थ को इंक्रीज़ करना। अच्छा, याद रखो, एक अकाउंटेंट का काम बिजनेस के साथ है। बिजनेस मौजूद नहीं है, अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हिसाब किताब किस चीज़ का रखना है? बिजनेस का। अगर बिजनेसेस नहीं हैं तो अकाउंटेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं। प्लस एक स्टेज ऐसी आएगी जिस वक्त मोस्ट ऑफ यू गाइस विल एक्चुअली स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ठीक है। हमारी वो फील्ड है जिसके अंदर 1961 के अंदर जिस वक्त आई कैप पाकिस्तान के अंदर बना था, तब से लेके आज तक कोई तकरीबन 13,000 के आसपास लोग पास हुए हैं। कितने? हाँ, लाखों डॉक्टर्स बने, लाखों इंजीनियर्स बने, लाखों लॉयर्स बने, बल्कि शायद लॉयर्स करोड़ के करीब आ गए हों, लेकिन चंद हज़ार हमारे चार्ट अकाउंटेंट्स बने, जिनमें से आधे से ज़्यादा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जो बच्चे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा मुल्क से प्यारे हो चुके हैं। हाँ, तो जो बच्चे कुछ हमारी थोड़ी सी बरादरी है वो इसलिए इतनी थोड़ी है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ही बहुत थोड़े हैं पाकिस्तान में। हमें यहाँ पे एज सच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत ही नहीं। तो हमारे जितने भी यहाँ पे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर तो ग्रीनर पैस्चर्स चले जाते हैं। वो कहते हैं ग्रीनर पैस्चर्स हैं, ज़्यादा जो घास है वो ज़्यादा हरी भरी है बाहर की, तो उधर चले जाते हैं। और उसके अंदर उनकी मजबूरी भी है क्योंकि यहाँ पे एज सच बिजनेसेस नहीं। बिज़नेस होगा इस लेवल का होगा कि उसको इतने हिसाब किताब की ज़रूरत होगी तो वो आपको हायर करेगा और आप उसका भी कोई भला कर सकोगे। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि आपका स्किल इंटरनेशनल है। क्या है? इट इज़ नॉट लोकल। आप लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंडर फॉल करते हो। या IFAC की बॉडी है, IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसके अंडर तमाम तर दुनिया की अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की बॉडीज़ आती हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बॉडी है, ICAP की बॉडी, ठीक है। ACCA भी उसके अंडर आता है, ICAW भी उसके अंडर आता है, ICAP भी उसके अंडर आता है, ICAI जो इंडिया वाला है वो भी उसके अंडर आता है, स्कॉटलैंड वाला, वेल्स वाला, यहाँ पे आपके मिडल ईस्ट वाले CPA वगैरह अमेरिका के हो गए, CMA हो गए, CIMA हो गए, यहाँ पे जो ICMA वगैरह, ये सब कुछ IFAC के अंडर आता है। हम लोग उनके रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को जहन में रखनी है वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना इज़ नॉट एवरीथिंग। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नेवर इक्वल, कभी भी सेम नहीं होते। जिस तरह दो डॉक्टर सेम नहीं होते, हम कहते हैं ना यार वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है,
कहते हैं ना, ये नाम आपने नहीं सुना होगा, ये ज़्यादा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ये अब से सुनोगे, हाँ ये सुनोगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग योर पेपर्स एंड जस्ट बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम ट्राई हत्तुल इम्कान यही करते हैं कि तमाम तो जितने भी हमारे क्वालिफाइड लोग हैं वो एक यूनिफॉर्म तरीके से चीज़ को सीख के आगे जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि आगे आपका अपना दिमाग, आपका अपना एप्टीट्यूड, आपकी अपनी लर्निंग कितनी अच्छी है, ये डिटरमिन करेगा कि आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नस्बत ज़्यादा अच्छे हो कि नहीं हो। क्योंकि बहरहाल आप लोगों ने स्टेप इन करना है बिज़नेस की दुनिया के अंदर। कहाँ करना है? और बिज़नेस की दुनिया में आप सारे एक दूसरे के कंपेटिटर्स हो, आप लोग एक दूसरे की फ्रेटर्निटी भी हो, एक बरादरी से भी होगे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के कंपेटिटर्स भी होगे। और कंपटीशन में वही आगे निकलता है जिसके बिज़नेस के स्किल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल का पेपर है जहाँ पे हम आपको बिज़नेस की दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। बिज़नेस के अंदर कई तरह की चीज़ें, सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कई तरह के अल्फाज हैं जिनको मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। आप में से अक्सर औकात मेरे ख्याल में साइंसेस के बैकग्राउंड के हैं, ऐसा ही है? हाँ, तो साइंसेस की दुनिया के अंदर देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू प्रोबेबली डू नॉट नो कि बिज़नेस की टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। इसको हम कहते हैं बिज़नेस जार्गन। क्या कहते हैं? जार्गन, JARGON, बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज, जार्गन, ठीक है ना? बिज़नेस जार्गन, बिज़नेस जार्गन बिज़नेस की दुनिया के अल्फाज हैं। टेक्निकल जार्गन होता है, जिस तरह IT का जार्गन जो है वो हम लोग कहते हैं ना, इतने MBs, इतने GBs। डोंकी वर्क का पता है किसी को क्या होता है? डोंकी वर्क, डोंकी किसे कहते हैं? यस। वर्क किसे कहते हैं? काम। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डोंकी वर्क। इसका क्या मतलब है? खोतों का काम। हाँ, बेसिकली कोडिंग के काम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो बंदा कोडिंग का काम कर रहा होता है ना, उसको कहते हैं डोंकी वर्क। बेसिकली वो बड़ा मुश्किल काम होता है, सर खपाई वाला काम होता है, मोनोटनस किस्म का काम होता है, नंबर्स ही नंबर्स, नंबर्स ही नंबर्स देखने होते हैं। वेरी वेरी टायरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, ठीक है ना? बहुत टायरिंग काम होता है। इसलिए आमतौर पर कोडिंग के ऊपर कुछ बड़े बड़े सीनियर कोडर्स भी हैं, लेकिन कोडिंग के ऊपर आमतौर पे बेसिक कोडिंग के ऊपर जूनियर्स को लगाया जाता है। कहते हैं यार तुम करो यार, हमारे बस का काम नहीं है। सीनियर प्रोग्रामर्स डिज़ाइनिंग के ऊपर आते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं। ये उनकी टेक्निकल जुबान है। क्या है? आपको तो डोंकी वर्क लगे ये रहा खोतियाँ वाला काम, नॉट खोतियाँ वाला काम। बेसिकली बड़ा मोनोटनस काम है जिसको इंसान करते करते थक जाता है, इसलिए इसको डोंकी वर्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो असल बुनियाद होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलने लगा हूँ, गौर से सुनना। अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्या? कोई तुक्का मारो हाथ खड़ा करके, किससे क्या समझ आया? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इंग्लिश तो पढ़ी हुई है ना जी बेटे? जो क्वालिफाई नहीं कर सकते सीए, तो वो जो ओपिनियन देते हैं अपना सीए के बारे में। अच्छा, वो कह रहे हैं जो जिसने क्वालिफाई नहीं किया सीए को, वो जो सीए के बारे में ओपिनियन देते हैं वो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, एक अदद हमारे पास ट्राई आ गई है। और कोई? और भी मुझे चाहिए जी बच्चे। आपने मुझे उर्दू की ट्रांसलेशन दी है, ठीक है ना? मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, मुझे मतलब चाहिए, ट्रांसलेशन ही चाहिए। किसका? इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो। हाँ जी। और बच्चों में से किसी ने कुछ नहीं कहा? हाँ जी। इररेलेवेंट ओपिनियन। अच्छा, और ऊंचा ऊंचा फ्री ओपिनियन। और कोई बच्चों में से? लड़कों की आबादी इधर ज़्यादा है तो ज़्यादा चाहिए मुझे। सेम चीज़ उन्होंने कही। आपने सीए के बारे में ओपिनियन कहा था? अच्छा, अनक्वालिफाइड सीए की। अच्छा, अब गौर से सुनते चले जाओ, ओपिनियन को रखो साइड पे। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है? जो बिल्कुल जानता ना हो। देखो, इन्होंने कहा जानता ना हो। कितने बच्चे इसके साथ एग्री करते हैं? जिसको? कितने बच्चे उनके साथ एग्री करते हैं? हाँ जी। और तकरीबन सारे बच्चे अनक्वालिफाइड ओपिनियन को एक नेगेटिव चीज़ के तौर पे ले रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती कोई। क्या ख्याल है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ऑडिटर। बेसिकली आप लोग सिर्फ मुंशी नहीं बनने जा रहे, अकाउंटेंट्स नहीं बनने जा रहे, यू आर गोइंग टू बी ऑडिटर्स। ऑडिटर कौन होता है? कोई तुक्का मारो। रेक्टिफिकेशन करना हमारा काम नहीं है, बनाने वाला। हम सिर्फ एरर्स पकड़ते हैं। क्या करते हैं? हाँ, हम लोग वो मखलूक हैं दुनिया की जो कि सारे जहान को बताते हैं कि क्या क्या कुछ गलत है। गलत को सही किस तरह करना है हम नहीं बताते।
मैं कहा, हाँ, ये भी गलत है, ये भी नहीं आता करना, ये भी नहीं आता करना, यार वाकई गलत है, बता दें, अल्लाह हाफिज़। रेक्टिफिकेशन इज़ नॉट आवर जॉब। ऑडिटर वो होता है जो एक बड़ा डीप किस्म का चेक करता है अकाउंटेंट्स के काम का। किसके काम का? हाँ, अकाउंटेंट्स ने जो काम किया है उसको आप चेक करोगे। किसके अकाउंटेंट्स ने काम किया है? बिजनेसेस के अकाउंटेंट्स ने जो काम किया है। आप अपनी ऑडिट फर्म से जाओगे और उनके काम को चेक करोगे कि ये बिजनेस वाले सारी दुनिया को ये बता रहे हैं हमारा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम तो जनाब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते चले जा रहे हैं, और वो अब दुनिया जो है वो चाह रही है कि हम इनके पास पैसे अपने इन्वेस्ट करें, हम भी इसके ओनर बन जाएं किसी तरह से। ऐसा ही होता है ना, जब एक बिज़नेस बहुत चमक रहा होता है तो सारे लोग चाहते हैं कि काश हमें भी इसका थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, तो वो कहते हैं कि यार मेरे से भी पैसे ले लो यार, मुझे भी इसका ओनर बना दो। तो ऑडिटर का काम ये होता है कि वो इन तमाम तर कंपनीज़ को जाके चेक करता है और उनको देखता है कि भाई जो हमारे ही बरादरी के अकाउंटेंट्स ने चीज़ें बनाई हुई हैं वो किसी काम की भी हैं कि नहीं। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए करना ज़रूरी नहीं है, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको, ऑडिटर बनने के लिए आपको सीए करना ज़रूरी है। हाँ, अकाउंटेंट बनने के लिए मैं आपको हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, डिपेंड करता है आप कितने क्विक हो, अकाउंटेंट आप बन जाओगे। अकाउंटेंट बनना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप देखोगे अक्सर औकात कंपनीज़ के जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो अनक्वालिफाइड सीएज होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, वो भी तक क्वालिफाई नहीं होते, वो अनक्वालिफाइड सीएज होते हैं। अब गौर से एक चीज़ सुनते जाओ, मैंने आपसे पूछा था कि क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, सब ने नेगेटिव मतलब दिया, ऐसे ही है। मैं आपको जब कहूँगा कि आप क्वालिफाइड सीए हो तो इसका मतलब क्या है? बन गए हो। बन गए हो का क्या मतलब है? आपको हर चीज़ का पता है। हर चीज़ का पता है? हाँ जी। नहीं, हर चीज़ का हमें फिर भी नहीं पता। सर्टिफिकेट मिल गया है, वो तो होगा फिर सर्टिफाइड। क्या होगा? गौर से सुनते चले जाओ। क्वालिफाइड का मतलब होता है जिसमें कोई तब्दीली आ गई हो। क्या आ गया हो? आपने डिग्री ले ली, आप में टगे की तब्दीली नहीं आई, आप क्वालिफाइड नहीं है। समझ रहे? समझ रहे हो? अब पैसा बहुत था, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, यूनिवर्सिटी से जाकर आपने डिग्री ले ली, आप क्वालिफाइड हो गए नहीं, आप सिर्फ डिग्री होल्डर हैं, तब्दीली आप में कोई नहीं आई। लिहाजा क्वालिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चेंज आना। क्या आना? चेंज। अब गौर से सुनते जाओ, इसी मतलब को लेके चलना। एक बिजनेस का अकाउंटेंट ये कहता है कि सर हमने इस दफ़ा 1 करोड़ रुपए कमाया है। क्या कमाया? हम ऑडिटर हैं। कौन है? हम जाके उनको चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हम कहते हैं कि तुमने 1 करोड़ नहीं कमाया, तुमने 90 लाख कमाया। कितना कमाया? इसका मतलब ये है कि हमारा ओपिनियन उसके क्लेम से चेंज हो गया है। क्या हो गया? ये क्वालिफाइड ओपिनियन है। क्या है? हाँ, लिहाजा ये अच्छा ओपिनियन नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे ओपिनियन में हमें चेंज करने की, तुम्हारे जो तुम क्लेम कर रहे हो कि हमने 1 करोड़ रुपए का है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि ये बेहतरीन ओपिनियन है। हाँ, ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी थी। ये हमारा टेक्निकल जार्गन है। इतनी बड़ी जो मुझे आपको कहानी बतानी पड़ी है इसके पीछे, ये आज के बाद से मुझे आपको नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये टर्म सीख ली है। आपने ये टर्म सीख ली है। कितनी बड़ी कहानी बतानी पड़ी। तो सबसे पहला जो काम है हमारा आई2बी के अंदर वो है कई तरह की बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को सीखना, उसके बैकएंड की कहानियों का पता करना, ताकि आइंदा से बिजनेस के माहौल में आपका वक्त ज़ाया ना हो। आपके सामने एक लफ्ज़ है, आपको उस लफ्ज़ का पता हो, आप फ़ौरन से समझ जाओ कि क्या है, उसके पीछे की तमाम तर कहानी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चल जाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आपको बिजनेस की दुनिया के मुख्तलिफ सेक्टर्स का, मुख्तलिफ ज़रूरियात का, मुख्तलिफ प्रोसेसेस का एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। क्योंकि आप याद रखना, आप बावजूद इसके कि आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, क्या बनने जा रहे हो, लेकिन आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो एक बिजनेस के। अगर आपको पूरे के पूरे बिजनेस का आइडिया नहीं होगा तो आपको धोखा देना बहुत आसान है और आपसे गलती होना बहुत आसान है। प्लस एक वक्त आएगा कि आप अपनी फर्म्स खोलोगे, फिर आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होगे, आप बिजनेसमैन होगे। क्या होगे? तो अगर आपको अपना बिजनेस चलाना ही नहीं आता था तो फिर बेहतर यह है कि फिर अब आप नौकरी करते रहो। तो अगर आप अपनी फर्म चलाना चाहते हो तो आपको बिजनेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। देन अगेन, जिस शख्स को बिजनेस की दुनिया का नॉलेज होगा
वो इवन एज एन एम्प्लॉय बहुत अच्छा आगे तरक्की करेगा, वो मैनेजेरियल लेवल्स पे जा सकेगा, वो हायर लेवल्स के ऊपर जा सकेगा, वरना वो सिर्फ टिक 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 करता रहेगा डेटा एंट्री। और डेटा एंट्री की जॉब्स आहिस्ता 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 सारी की सारी ख़त्म हो रही हैं, वो ऑटोमेट हो रही हैं, ठीक है जी, वो मशीन्स ले रही हैं। लिहाजा आपको बिजनेसमैन बनना बहुत ज़रूरी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ नॉट ओनली अबाउट अकाउंटिंग, इट इज़ अबाउट बिजनेस एज वेल, इट इज़ अबाउट फाइनेंस एज वेल, इट इज़ अबाउट प्लानिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग सिर्फ ऑडिटर नहीं बन रहे, आप सबसे पहले बिजनेस को सीखोगे, बाकी सारा कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। क्या है? हाँ, बिजनेस का पहले आपको पता होगा, फिर बिजनेस का हिसाब किताब करोगे, फिर बिजनेस के हिसाब किताब को चेक भी करना आएगा, और उससे रिलेटेड सारे सारे टैक्स भी कैलकुलेट करने आएंगे, और उससे रिलेटेड सारे कवानीन यानी कि लॉ का भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये सब कुछ बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई है, ये बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई है। अब I2B के अंदर हमारा जो पेपर है इसके अंदर 10 चैप्टर है। कितने हैं? 10 चैप्टर्स का 2 घंटे का पेपर होगा, और सारा का सारा MCQ बेस्ड है। 50 MCQs होंगे। कितने होंगे? 2-2 मार्क्स का एक MCQ। हाँ, ये कहने को आसान है, लेकिन 50 MCQs का मतलब होता है बड़ा ठीक ठाक टाइम लग जाता है कई दफ़ा। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को फोकस करनी होगी वो आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, उतना ज़्यादा जल्दी आप लोग सही वाले आंसर को पहचान सकोगे, एंड यू विल बी एबल टू सेव टाइम। 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस यानी कि 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और आपको 2 घंटे मिले हैं, यानी कि 120 मिनट है। कितने हैं? 120 मिनट हैं। मैं बच्चों से कहता हूं कि आमतौर पे 1 मार्क को 1 मिनट दो। कितना दो? 1 मार्क को 1 मिनट दो। हाँ, 1 मार्क को 1 मिनट दो, यानी कि बेसिकली आप लोगों को 100 मिनट के अंदर पेपर करने की प्रैक्टिस करनी है हर हालत में। क्योंकि होगा क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टाइम रेकर्ड्स होंगे और आपका टाइम खा जाएंगे। उनको आप लोगों ने जैसे ही देखा ना, और आपको पता चला कि मुझे इसके ऊपर अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगा के नहीं आपने ये डिसाइड करना कि टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं, देखते ही डिसाइड करना है कि हो जाएगा, हो जाएगा तो करना शुरू कर दो, नहीं हो जाएगा अगले वाले पे चले जाओ, क्योंकि मार्क्स सेम है सारों के। फिर जिस वक्त आप बाकी कर लो फिर वापस आओ, जो छोड़े थे उनको करना शुरू करो, जो जितने आसान है उनको इतना पहले करो ताकि आपका टाइम सेव हो। MCQs का बेसिक तरीन असूल है, ठीक है, टाइम सेव करना है। एनीवे 10 चैप्टर्स, सारे के सारे चैप्टर्स में से टेस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि जी इस चैप्टर में से होगी इसमें से नहीं होगी। हमारा I2B का एक क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका एग्जामिनर बना लेता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? हाँ, आप लोगों ने आंसर सिलेक्ट करना होगा, आसानी से वो हो जाएगा, पढ़ोगे स्क्रीन के ऊपर, उसको सिलेक्ट करोगे, रोटेट भी कर सकते हो अपने पेपर, उसको फ्लैग कर लो ताकि मैं अगली दफ़ा फिर आके देख लूँ इस वाले क्वेश्चन को। दैट इज़ अप टू यू। वो आपकी पूरी ट्रेनिंग हम लोग मॉक में करवाएंगे, यहाँ पे हमारे मॉक एग्जाम्स होंगे। एनीवे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। I2B का जो एग्जामिनर है इसके पास कोई 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन बने हुए हैं, और वही 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन जो हैं वो रोटेट होते रहते हैं। वो हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठा के, हर एक का पेपर एक दूसरे से फ़र्क होगा। आप अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए एक हॉल के अंदर, हर एक का पेपर एक दूसरे से फ़र्क है। हो सकता है कोई 3-4 क्वेश्चन सेम आ जाएं, ठीक है, वो रोटेशन के अंदर, शफलिंग के अंदर, लेकिन अमूमी तौर पे तकरीबन सारों का सेम फ़र्क होगा एक दूसरे से। लिहाजा ये अगर किसी आप स्टूडेंट से सुन रहे हो कि इस दफ़ा इस वाले चैप्टर से ज़्यादा आया, इस वाले से ज़्यादा आया, ऐसा नहीं है, वो उसको आया, ठीक है ना, आपको हो सकता है किसी और से ज़्यादा आ जाए, लेकिन तकरीबन सारों से टेस्टिंग होती है। उसकी शफलिंग इस तरह की है, वो तकरीबन सारे के सारे चैप्टर से पकड़ता है। कभी कभार कुछ चैप्टर से ज़्यादा पकड़ लेता है, कुछ से कम पकड़ लेता है, लेकिन 10 चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स किस तरतीब में और हम लोग इनको किस तरह से कवर करेंगे? बच्चों, मेरा तरीका ये होता है कि जिस वक्त भी मैं अपनी क्लास पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर मैं पहली क्लास के अंदर चैप्टर का पूरा वॉक थ्रू दे देता हूँ। क्या देता हूँ? हाँ, गौर से सुनो इस चीज़ को। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो मेरा सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आमतौर पे क्लास 1 के अंदर मैं आपको उस चैप्टर का पूरा वॉक थ्रू दे देता हूँ। वॉक थ्रू के अंदर सिवाय चैप्टर 5 के और चैप्टर 10 के, चैप्टर 5 के और चैप्टर 10 के वॉक थ्रू के अंदर आप यूँ समझ लो कि तकरीबन हर चैप्टर का 60 से 70% सिलेबस ख़त्म हो जाता है।
मैं इस अंदाज में आपको लेके चलूँगा क्योंकि हमें इन पेपर्स को पढ़ाते हुए बहुत अरसा हो गया, ठीक है। उस एक क्लास के अंदर मैं 60 से 70% सिलेबस क्लियर करवा दूंगा। लिहाजा आप लोग इस चीज़ को सोच सकते हो कि अगर कोई बच्चा किसी एक दिन भी गायब होता है तो उसका कितना नुकसान होगा, और उसकी रेपिटेशन फिर बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। उसके लिए फिर लंबा प्रोसेस है, तो वो पता नहीं आपको फिर बारी मिल पाती है कि नहीं। लिहाजा यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, आपकी कोई क्लास मिस ना हो कतई तौर पे। अगर कोई फ़र्ज़ करो कि आपको लग रहा है कि आपकी मिस हो जानी है किसी भी मजबूरी की वजह से, आप ख़ास तौर पे आके मुझे पहले इन्फॉर्म कर दो कि सर मेरी इस तरह से मिस हो जानी है, आप मुझे ज़रा बता दीजिए कि क्या है, उसके मुताबिक फिर हम आपके लिए अरेंजमेंट कर लेंगे, जो भी करना होगा। मिस नहीं करनी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लिटरली एक दिन के अंदर मैं 60 से 70% आपका सिलेबस जो है उस चैप्टर का करवा चुका हूँ इन वन सिंगल गो, ठीक है। उस एक गो के बाद जो मैं बेसिकली करूँगा, ये मैंने आपको कहा सिवाय चैप्टर 5 के और चैप्टर 10 के, उनके अंदर जब मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा तो मुश्किल से 30 से 40% मैंने कराया होगा, वो बाकी का 60-70% अभी रहता होगा, वो मैंने अभी आपको कराना होगा। वो बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के अंदर वॉक थ्रू के अंदर 60-70% सिलेबस खत्म हो जाएगा। सेकेंड चीज़ है बुक रीडिंग। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता रहता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को समझते हैं। आज से कई साल पहले आई कैप जो है ये दूसरी बॉडीज़ की बुक्स के ऊपर डिपेंड करता था, IACC की किताबों के ऊपर डिपेंड करता था, ICAW की बुक्स के ऊपर डिपेंड करता था, ICAI जो इंडिया की बेसिकली बॉडी है इसकी बुक्स वगैरह, इसके सिलेबस वगैरह के ऊपर डिपेंड करता था। अब आई कैप ने माशाल्लाह अपने सिलेबस को खुद से डेवलप किया है, बाहर की कई बॉडीज़ के साथ, माइल वुल्फ वगैरह वालों के साथ मिल के बैठ के पूरी तरह से डेवलप किया अपना कोर्स। तो दो मैं चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। मेरी कुछ कहावतें होती हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ कि उसको अपने जहन में बिठा लेना है। आई कैप हमारी सांस है। क्या है? क्या है? फिर से बोलो, क्या है? हाँ। अब अगली चीज़ जहन में रख लो, एक बहू को अगर सुखी रहना होता है ना तो उसको सही चीज़ नहीं करनी होती। क्या नहीं करनी होती? उसको सास के मुताबिक करनी होती है। क्या करनी होती है? हो सकता है कि आप लोग बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ या आई कैप की बुक में जो लिखा हुआ है इसके अलावा भी बड़ा कुछ पता है, आपने वो नहीं इस्तेमाल करना। आप घर से चाय बनाना सीख के आए हो, हाँ बहू हो, आप नए घर के अंदर आए हो, आप चाय अपने तरीके से बना रहे हो, चाय सास के तरीके से नहीं बनी, वो चाय सही नहीं है। हाँ, वो सारी दुनिया कह रही है वो चाय सही है, आपकी सास कह रही है वो चाय सही नहीं है, वो चाय सही नहीं है। आई कैप कह रहे हैं चीज़ सही नहीं है, वो सही नहीं है। आई कैप को दूसरी कहावत, आई कैप ने मेहनत की है। क्या की है? ये किताबें बनाने पे। जब बंदा किसी चीज़ में मेहनत करता है ना फिर उसको उस पर बड़ा नाज होता है। क्या होता है? हाँ, आई कैप को कॉन्सेप्ट्स बहुत पसंद है, उनके एक प्रैक्टिकल पढ़ाई है। यहाँ पे मैं आपको तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूँ, लेकिन उसको अपने लफ्ज़ों पे बहुत नाज है। वो कई दफ़ा एज इट इज़ अपने अल्फाज को टेस्ट करता है, ठीक है, कि जो मैंने लिखा है क्या मेरे लिखे हुए को स्टूडेंट ने प्रेफर किया कि नहीं, या सिर्फ टीचर के कहे हुए को मान लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो फिर वो मैं जो है वो यहाँ पे हम लोग पूरी करते हैं। उसको अपने अल्फाज पे बहुत नाज है, मैं लिहाजा बुक रीडिंग लाजमन करूँगा। अगर आप थक जाओ उस चीज़ से तो आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कई दफ़ा मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग घर से भी पढ़ाओ कुछ चीज़ें। बुक रीडिंग के अंदर क्या कुछ करना होगा, बुक रीडिंग के अंदर 4-5 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। सारे के सारे एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ना, हिफ्ज़ नहीं करना उसको, ये रट्टा सिस्टम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें डेफिनेशंस हैं, क्या हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, थोड़ी सी होंगी। कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर वो ऐसे बोल्ड इटैलिक्स वगैरह के अंदर लिखी हुई हैं उनको रट लो। वो डेफिनेशंस आमतौर पे किसी बिजनेस के राइटर ने दी होती हैं, तो उसकी सेइंग होती है ना असल में वो, तो वो हमें एज इट इज़ उसके अल्फाज को याद रखना है, उसको अपने अल्फाज में समराइज़ नहीं करना। दूसरा, अगर उसने कोई बुलेट पॉइंट्स दिए हमें, क्या दिए हमें, वो जहन में रखने हैं। तीसरा, अगर किसी चीज़ को उसने बोल्ड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, हाँ बोल्ड किया हुआ है, इसको जहन में रखना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल्ड हुए हुए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस लफ्ज़ को रटना है, उसका मतलब ये है कि उस लफ्ज़ से रिलेटेड पहले अल्फाज और बाद वाले अल्फाज का पूरा सेंटेंस, पूरा कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। वो उसने सिर्फ उस लफ्ज़ को बोल्ड किया होता है। कई दफ़ा बच्चा कहता है सर मैंने वो लफ्ज़ तो रट लिया, क्या मतलब इसका समझ आया, कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि आपने उसकी अगली पिछली चीज़ें नहीं पढ़ी। उसको पढ़ के समझना है। याद रखने का मतलब रटना नहीं है, समझना है, ठीक है जी। उसके अल्फाज को जहन में रखा जाए, वेरी गुड, नहीं रखा जाए खैर है, समझ आना ज़रूरी है। आखिरी चीज़, कोई भी टेबल्स या चार्ट्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, कोई पिक्चर्स, कोई डायग्राम्स बने हुए हैं, इनको लाजमन अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वो उसने आपके लिए बनाए, उसने मेहनत की है और वो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें से टेस्ट करेगा,
ठीक है, लिहाजा उस चीज़ को जहन में रखना है। तो बुक रीडिंग के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अब होगा क्या, मैं बुक रीडिंग के अंदर आमतौर पर वॉक थ्रू के बाद आप लोगों से कहूँगा कि इसको पढ़ के आओ, फिर मैं यहाँ पे बैठ के ना आप लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग Q&A सेशन, और उसके अलावा मैं खुद भी उसको स्पीड रीडिंग करूँगा। इन सारी चीज़ों को पढ़ के आप लोगों को समझाता चला जाऊँगा। जहाँ जहाँ मैंने वॉक थ्रू के अंदर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट दिए थे उसके साथ उसको मैच कराता चला जाऊँगा। ठीक है, कि देखो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये मैंने अपने अल्फाज में समझाया था, ये इसने अपने अल्फाज में समझाया। ठीक है, मैं आपको मैच करवाता चला जाऊँगा। और फिर जहाँ पर कहीं कोई इस तरह की चीज़ें आई जिनको मैं अंडरलाइन करवाऊँ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने जहन में रखना होगा। बुक रीडिंग के बाद बच्चों हम लोग करते हैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस। क्या करते हैं? सेल्फ टेस्ट। ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस बेसिकली मैं बुक अपनी नहीं पढ़ाता, मैं किसी टीचर की बुक नहीं पढ़वाता, मैं अपनी बुक नहीं पढ़वाता। मैंने आपको कहा है कि आई कैप को अपने अल्फाज में बहुत नाज है, तो मैं आई कैप ही की बुक पढ़वाऊंगा, किसी टीचर की बुक मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, कि आप हाँ क्वेश्चंस की आप बुक्स लेना चाह रहे हो, नोट्स क्या आप लेना चाह रहे हो वो ले लो। नोट्स बेसिकली क्वेश्चंस वाले, कॉन्सेप्ट्स वाले नहीं, कॉन्सेप्ट्स मेरे ही आपने लेने हैं। क्वेश्चंस हैं जिस तरह मज़र के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, किसी और टीचर के क्वेश्चंस हैं वो आप ले लो, लेकिन मेरे से चेक करवा लो, लाजमन चेक करवा लो। ठीक है, कभी कभार होता क्या है कि प्रिंटिंग के अंदर कोई इश्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में समझ नहीं आती, कभी कभार क्वेश्चन ही गलत होता है सरीहन। ठीक है, तो वो आपने मेरे साथ मिलके मेरे से पूछ के आपने उनको करना है। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आई कैप ने अपनी बुक के एंड पे दिए होते हैं, हर चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं। हम ये क्लास में करेंगे और मैं इनको डिस्कस करूँगा। कभी कभार इनमें भी गलतियाँ होती हैं, हाँ, उनको मैं फिर समझाऊँगा कि किस तरह से सही है, किस तरह से गलत है। ठीक है जी, तो ये हम लोग करेंगे। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आपकी बेसिकली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तैयारी ख़त्म नहीं हुई इस वाले चैप्टर की। इसके बाद आपका टेस्ट होगा जहाँ पर मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस टेस्ट के बाद बच्चों टेस्ट की डिस्कशन होगी। अगर इनमें से कोई एक भी स्टेप आपके किसी भी एक चैप्टर की तैयारी का मिस्ड है तो वो चैप्टर की तैयारी नहीं हुई। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लो, उस चैप्टर की तैयारी, हाँ, इस पॉइंट के बाद, ये वाले पॉइंट के बाद अगर आप किसी और टीचर के नोट से क्वेश्चंस करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, फिर आपको इजाज़त है। इधर से पहले आपको इजाज़त नहीं है। इधर से पहले मैं ये ना देखूं कि यहाँ पे मैं अभी बुक रीडिंग करा रहा हूँ, आप किसी और टीचर के नोट्स के क्वेश्चन से मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि सर मुझे ये बता दें। कतई तौर पे नहीं। पहले इस पूरे प्रोसेस से आप होएं, मेरी भी टेस्ट डिस्कशन कर लें, उसके बाद आप किसी और के क्वेश्चंस को छेड़ें। फिर अगर आप उसके कोई मसले भी पूछ लोगे तो मैं आफ्टर द क्लास में उसको हैंडल करने के लिए तैयार हूँगा। ठीक है जी, ये आप लोगों का बेसिकली एक पूरा फ्लो चार्ट है, लर्निंग प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को वैसे नाम बता देता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, नेचर ऑफ बिजनेस। ये मैं अभी वॉक थ्रू नहीं दे रहा, ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक एक पूरे सिलेबस का वॉक थ्रू दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? चैप्टर वाइज वॉक थ्रू नहीं है, ये सिलेबस का पूरे के पूरे सिलेबस का वॉक थ्रू है। चैप्टर नंबर 1 आपका नेचर ऑफ बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर बेसिकली हम लोग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस पे? हाँ, कई तरह की टर्मिनोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं, बिजनेस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या कुछ होता है। ठीक है, हाँ, उस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग बता रहे हैं बिजनेस बजाते खुद है कि बिजनेस का वर्ड क्या है, बिजनेस के अंदर क्या कुछ होता है, क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बेसिकली वो नेचर ऑफ बिजनेस में डिस्कस होगा। अब वो जितना कुछ मैंने कहा है ना कि बिजनेस में क्या कुछ होता है, वो अब अगले सारे चैप्टर्स में डिस्कस होगा। वो जो मैंने आपको कहा, फर्ज करो कि मैं आपको कहता हूँ जी बिजनेस के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि जी कैपिटल कहाँ से आया है, तो कैपिटल को हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन लोग हैं? उसके अंदर ओनर्स भी होते हैं, मैं मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनको हम लोग चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। किधर करेंगे? फिर उसके अलावा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हायरिंग फायरिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स को हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आपके बिजनेस का असल मकसद जो है नेचर ऑफ बिजनेस में, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ओनर की वेल्थ को बढ़ाना है। क्या करना है? तो इसके लिए बड़े सारे काम ज़रूरी है, सेल करना ज़रूरी है, मार्केटिंग ज़रूरी है, सारी ये सेल्स मार्केटिंग वगैरह का काम हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे।
फिर बिजनेस के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर सारी की सारी वो पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ तरह की ये सारा कुछ मैनेज करना होता है ना, मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरह के स्टाइल हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हो, कई चीज़ें करते हो, ये हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई आपका जो बिज़नेस है इसके अंदर जितना कुछ हो रहा है, जितने काम हो रहे हैं, उसमें इंसान की अखलाकियात की भी बहुत ज़रूरत है, वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, बिजनेस एथिक्स। फिर बिजनेसेस के अंदर एक मेजर किस्म जो है वो प्रोडक्शन का बिजनेस है, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस दूसरे बिजनेसेस से किस तरह से थोड़े से फ़र्क होते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। और एंड पे पाकिस्तान के अंदर मेजर किस तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं, 4 मेजर सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, क्या है? हाँ, मेजर इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री और मार्केट और कंपनी या बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और फिर मैं पाकिस्तान के अंदर जो 4 मेजर इंडस्ट्रीज है, उसमें 4 मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी पावर का सेक्टर है, क्या है? हाँ, बिजली, गैस, ये पावर का सेक्टर। ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, किसका है? पावर के अंदर बेसिकली हम बिजली को हैंडल कर रहे हैं। फिर ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। तीसरा टेक्सटाइल का सेक्टर है। चौथा फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, फार्मा का सेक्टर है। ये 4 सेक्टर्स को, 4 इंडस्ट्रीज को हम लोग टैकल करेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। ये आपका इंटायर सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। लिहाजा चैप्टर नंबर 1 आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के कुछ बेसिक्स और उसके अंदर आने वाले सारे कंपोनेंट्स वो इसमें डिस्कस हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जाहिर सी बात है, जब बिजनेस शुरू होता है तो उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो ओनर्स होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर्स, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के अंदर आप लोगों ने अल्फाज सुने होंगे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, कंपनी, सुना है कि नहीं? हम इनको डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं। फिर हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एनजीओज क्या होती हैं, चैरिटीज़ क्या होती हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये भी हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। ये ओनरशिप स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है? फिर बिजनेस एक दफ़ा ओनर्स ने सेटअप कर दिया, अब मैनेज करना है उसको, क्या करना है? तो मैनेज भी आप एक अंदाज में नहीं करते, मुख्तलिफ तरह के तरीक़ों से करते हो, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है? मेरे स्पेलिंग्स को माफ़ कर दीजिएगा, पता नहीं क्या है स्ट्रक्चर्स। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स की बात, बिजनेस पैसे से चलता है और पैसे के लिए चलता है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस को चलाने के लिए हमने यहीं पे पढ़ लिया होगा कि हमें लोगों के, ओनर के लीडरशिप की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? लीडरशिप की ज़रूरत है। 4 मेन चीज़ों की ज़रूरत होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लीडरशिप की ज़रूरत है, वो हमें मैनेजमेंट से मिलेगी और हमें ओनर से मिलेगी। ठीक है, दूसरा हमें पैसे की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वो हमें ओनर से भी मिल सकता है, कर्जे से भी मिल सकता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। फिर आईटी, इसको हम कहेंगे जी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। याद रखना, यहाँ पे 4 की बजाय और 4 के साथ एक 5वीं चीज़ कहते हैं कि मॉडर्न राइटर्स ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन इज़ पावर। हमारा जो काम है ना, आप लोग शायद इस चीज़ पे हैरान हो, हमारा काम असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाँ, हम आईटी के सेक्टर में फॉल करते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्यों भाई? हम सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, उसको प्रोसेस करे, उसको आउटपुट करे, उसको ट्रांसमिट करे। वो टेक्नोलॉजी, हम वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और हम अपने सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर आईटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन ही को हैंडल करते हैं। इन्फॉर्मेशन के बगैर हमारे बिजनेस का कोई अमल दखल नहीं है, अकाउंटेंट्स का कोई काम नहीं है। हिसाब किताब इन्फॉर्मेशन से ही रखा जाता है और इन्फॉर्मेशन के लिए ही रखा जाता है। ठीक है जी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आईटी शामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो तमाम तरह इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में आईटी के अलावा नेटवर्क्स और यूजर्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? हम उसके यूजर्स हैं। और नेटवर्क्स वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। ये सब कुछ करते हुए जब हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है ना, हम वो लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनके पास हम चंद प्रोफेशनल्स में से हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और कई दफ़ा बैंकर्स हैं। हमारे पास बहुत हसास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है लोगों की और कंपनीज की और बिजनेसेस की और कई दफ़ा हुकूमतों की। उस हसास इन्फॉर्मेशन को हम लोग केयरलेसली अगर इस्तेमाल करें या नेगेटिवली इस्तेमाल करें या अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत बहुत नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो वहाँ पे याद रखना कि जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लो, क्या कर लो, होना क्या चाहिए, हम कहते हैं ना कंट्रोल्स होने चाहिए, हर एक ज़रा इस पर कंट्रोल हो, ये कंट्रोल हो, वो कंट्रोल हो। कंट्रोल कौन लगाता है? कौन लगाता है कंट्रोल? इंसान। अब अगर चौकीदार बजाते खुद चोर हो तो आपने जिस चौकीदार को लगाना है ना अपनी हिफाजत के लिए, वही आपको मार देगा। ऐसा ही है ना, और कहेगा अब तो मौका मिला है। इंदिरा गांधी इंडिया की प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उसको उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया। हाँ, अपने सिक्योरिटी गार्ड ने। उसने सिख लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और पता ये चला कि सिख लोग चूँकि ज़रा थोड़े से जान शान वाले होते थे, उन्होंने जो अपने बॉडी गार्ड रखे हुए थे वो भी सिख थे। उन्होंने कहा अच्छा खड़ाक खड़ाक डिज़न, ठीक है, तो ये ख़त्म होगी बेचारी। तो अपना जिस वक्त इंसान नहीं ना सही होंगे बच्चों, क्या नहीं सही होगा? एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताने लगा हूँ। कहानियाँ मैं बहुत सुनाऊँगा, हाँ मैं बहुत कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानी से चीज़ याद रहती है। एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब हो गए थे थोड़े बूढ़े, और चौधरी साहब के साथ थोड़ी सी ना अजीब बातें थी अफ़ीम पीने की। क्या? हाँ, अफ़ीम लेके तो पहुँचे होते थे। चौधरी साहब को दूध पीने का बड़ा शौक था, कह रहे थे सेहत बड़ी जो है बड़ी वो डाउन हो रही है। उन्होंने एक काम वाला रखा, सुना वे, उन्होंने एक काम वाला रखा। उन्होंने कहा यार मैं तो टुन होता हूँ अफ़ीम पी के, तो मेरे लिए दूध पीना बड़ा ज़रूरी है वरना कमज़ोरी हो जाएगी। उन्होंने कहा अपने काम वाले से कि यार मुझे ना नौकर रखा उन्होंने, उसको तनख्वाह दी। उन्होंने कहा यार मुझे ना रोज़ाना तुमने सोने से पहले, मैं तो भाई पहुँचा होता हूँ, परवाज़ मेरी बड़ी बुलंद होती है, और तुमने मुझे 1 लीटर दूध पिलाना है। कितना? ये उसका काम था, बस ये उसका काम था, और उसको उन्होंने उसकी तनख्वाह भी दी। उसने दूध बड़ा खालिस आता था चौधरी साहब के अपने फार्म से, तो वो उसने कहा कि यार ठीक है। चौधरी साहब को दूध देखा, उसका अपना दिल ललचा गया। अरे चौधरी साहब पहले ही पहुँचे में, तो कुछ नहीं होता, आधा दूध मैं पीता हूँ, आधे के अंदर पानी मिलाता हूँ और चौधरी साहब को पिला देता हूँ। चौधरी साहब का पेट भी भर जाएगा, सो भी जाएंगे, उनको क्या पता चलेगा, दूध का रंग तो ख़राब नहीं होना। उसने ये करना शुरू कर दिया। कुछ अर्से के बाद चौधरी साहब की सेहत डाउन पे डाउन हुई चली जा रही थी। अफ़ीम का असर ज़्यादा होता था, दूध का असर कम होता था। तो उनको किसी ने कहा क्या कि यार मुझे लग रहा है कि तेरा नौकर जो है ना तेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने रखा। अगर तेरा काम ये है कि तूने इस नौकर के ऊपर नज़र रखनी है कि मुझे पूरा दूध पिलाता है कि नहीं। उसने कहा मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरा रिस्क एक लगा हुआ था, मैं आधा लीटर दूध रोज़ाना का पीता था। इस तरह करते हैं, हम दूध के 3 हिस्से करेंगे। क्या करेंगे? एक हिस्सा भाई तू पिएगा, एक हिस्सा मैं पीऊँगा, और एक हिस्से में 2 हिस्से पानी डाल के हम चौधरी साहब को पिलाएंगे। चौधरी साहब की सेहत दिन दुगनी रात चुगनी, कमज़ोर पे कमज़ोर होती चली जा रही थी। उन्होंने कहा एक अदद और नौकर को रखते हैं। उन्होंने एक और नौकर रखा। अब उन्होंने 4 हिस्से किए दूध के, चाटी की लस्सी जो चौधरी साहब को पिलाते थे। फिर एक और नौकर रखा। उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो अगर हमने और दूध में पानी मिलाया तो बताइए कुछ नहीं चलेगा। उसने कहा टेंशन ना लो, वो सारों का उस्ताद था, अब मैं हल बताऊंगा। अगले दिन सुबह चौधरी साहब उठे, उनको पेट में गुड़गुड़ फील हुई, खाली पेट था बहुत। अरे यार क्या करूं यार, लगता है भी फ्रॉडिया निकले। अगर बुलाया तो मेरी बात सुनना, रात को दूध नहीं पिलाया। चौधरी साहब को क्या हो गया, आपको नशे का असर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। ये देखें आपकी मूँछों के ऊपर मलाई लगी हुई है, ये देखें, और ऐसा हल्की से मूँछों में ना मलाई लगा देता था। ये देखें अभी तक लगी हुई है, आपने तो कल बहुत ज़्यादा रज के पिए, वो आपको बदहज़मी हो रही है वैसे। तो बच्चों, जिस वक्त डैन ब्राउन एक राइटर है, उसने कई तरह की बुक्स लिखी, उसने एक बड़ी अजीब कहावत की। उसने कहा हु विल गार्ड द गार्ड्स। क्या कहा उसने? हु विल गार्ड, हाँ, चौकीदारों की कौन रखवाली करेगा ना, कि वो चौकीदारा कर भी रहे हैं कि नहीं। जब आवे का आवा ही बिगड़ जाए, इसको हम कहते हैं कलूजन इन फ्रॉड। क्या कहते हैं? मिली भगत, तो कोई कंट्रोल काम नहीं आता। इसलिए 1400 साल पहले हमारे दीन ने हमारे पे कंट्रोल्स लगाने की बजाय इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश की। वो अब जाके दुनिया को कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन बात यह है वो अभी भी फेल है। उनके इंसान बहुत सेल्फिश क्रीचर है। क्या है?
बहुत सेल्फिश क्रीचर है, वो कभी भी कोई चीज़ फ़ायदे के बगैर नहीं करता। तो 1400 साल पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक्त हमें कहा ना कि यार इस तरह सच बोला करो, ये किया करो, ये किया करो, तो उसके अंदर हमें हमारा फ़ायदा और नुकसान भी दिखाया कि देखो अगर मेरी मान के चलोगे तो तुम्हें ये फ़ायदे मिलेंगे, नहीं मान के चलोगे तो ये दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी वो बेचारे अपनी तरफ से अद्दी पचद्दी कोशिश कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा है बिजनेस एथिक्स के ऊपर। किस पे? बिजनेस एथिक्स। उनको पता है कि सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर इंसान सही ना हुआ तो अब हमारी बॉडी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC, वो अपने तमाम तर जो उसके अम्ब्रेला के अंदर दूसरी बॉडीज़ आती हैं जिस तरह ICAP भी है, ACCA भी है, सारे हैं, उन सब को वो ये कहती है कि भाई तुम हमारे कोड ऑफ एथिक्स पे चलो। किस पे चलो? हाँ, वो हम लोग इधर पढ़ेंगे। और एथिक्स का मतलब बेसिकली अखलाकियात होता है। क्या होता है? हाँ, मोरालिटी, अखलाकियात। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि पर्सनल एथिक्स में और बिजनेस एथिक्स में बहुत फ़र्क है। जो चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर हो सकता है सही हो, वो बिज़नेस में हो सकता है सही ना हो। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। जिस तरह अगर आपकी पर्सनल लाइफ है, आप किसी शख्स को देखते हो यार वो बड़ा गरीब है, आप कहते हो कि यार मेरे ख्याल में मैं अपने ना घर में इसको नौकर रख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? इसकी नौकरी लग जाएगी, काम शाम तो उस बेचारे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता यार, कोई मसला नहीं, मैं इसको नौकरी वैसे दे देता हूँ, काम आता है नहीं आता है कोई मसला नहीं, वो मेरा हेडेक। आप एक नेकी के तौर पे उसका एक रोज़गार लगा लेते हो। आप कहते हो यार देखी जाएगी, सीख जाएगा काम, मेरा ही काम ख़राब हो रहा है ना, कोई मसला नहीं, रख लो, आपको अलाउड है, आपके एंड पे वो नेकी है। क्या है? हाँ। लेकिन यही चीज़ अगर मैं क्रिस्टेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का HR का हेड हूँ और मैं कहूँ कि यार इस बंदे को आता जाता तो कुछ नहीं है लेकिन गरीब है, ठीक है ना, मैं क्रिस्टेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर इसको टीचर रख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? टीचर रख लेता हूँ, तो ये नेकी नहीं होगी। मैंने अपने ओनर्स, जो यहाँ पे ओनर्स थे, उनके बिजनेस का नुकसान किया। ये मेरा राइट नहीं था कि मैं इधर उसको नौकरी देता, या मैं यहाँ का फाइनेंस का CFO हूँ और मैं जनाब एक चेक काट के उसको 5 लाख रुपए दे देता हूँ। ये मेरा पैसा नहीं था, ये मेरे ओनर्स का पैसा था, ठीक है। या मैंने उसको रख लिया और अब सिर्फ मेरा नुकसान नहीं हो करेगा बल्कि आप लोगों का भी नुकसान करेगा जो कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे एथिक्स ज़रा थोड़े फ़र्क हैं पर्सनल लाइफ से, समझ गए? तो बिजनेस एथिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि पढ़ते ही जो पहली चीज़ आप लोगों के जहन में आती है वो होता है कि इश्तिहार देना, ऐसे ही है, मशहूर करना किसी चीज़ को। हाँ, पब्लिसिटी इज़ जस्ट वन टाइनी लिटिल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग, ये बिज़नेस की दुनिया में आप आ रहे हो ना, अब आपको समझ आना शुरू होगा कि हम लोग जिन अल्फाज को बड़े आराम से ले लेते थे वो इतने आराम से आते नहीं हैं। मार्केटिंग के अंदर सिर्फ चीज़ को मशहूर बनाना नहीं है, मार्केटिंग में कस्टमर को समझना असल चीज़ है। क्या? हाँ, ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कहते थे कि यार वो एक बड़ी एक कहावत होती थी कि अच्छा सेल्समैन वो होता है जो मिट्टी को भी सोना बना के बेच दे। नहीं, हम कहते हैं ये धोखेबाज होता है। क्या होता है? हाँ, ये धोखेबाज होता है, ये ड्रामा होता है। आप एक दफ़ा ये हरकत कर सकते हो, दूसरी दफ़ा नहीं। तो आप इससे दिहाड़ी तो लगा सकते हो, बिजनेस नहीं चला सकते। क्या नहीं कर सकते? येस, यू कैन नॉट रन अ बिजनेस लाइक दिस। बिजनेस के अंदर दूसरे के साथ ट्रस्ट डेवलप करना होता है, गाहक बनाना होता है, सेल्स नहीं करनी होती सिर्फ। तो मार्केटिंग एंड सेल्स आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सेल मार्केटिंग का एंड का नतीजा है। क्या है? हाँ, एंड का नतीजा है। अगर आप पहले से कस्टमर के मुताबिक की चीज़ बना लोगे तो उसको बेचने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अच्छे से अच्छे दामों में इंतहाई आसानी के साथ उसको बेच सकते हो और बार बार बेच सकते हो। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8, ये तमाम तर काम लोग करेंगे ना, चाहे जितने मर्जी काम हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे हमारी जो है वो IT वगैरह को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना हो, चाहे आपके जो है वो मार्केटिंग का काम करना हो, ये सारे काम लोगों से रिलेटेड है। तो अब HR के अंदर जब सबसे पहला काम आता है ना जहन में हमारे, ह्यूमन रिसोर्स, क्या आता है जहन के अंदर? हाथ खड़ा करो, क्या आता है जहन में? HR का मतलब क्या है?
आपने क्या पढ़ाई की है? हाँ, अब गौर से सुनते चलेगा। इन्होंने 2 बातें इन्होंने सही की, हायर एंड ट्रेन द एम्प्लॉय। कहीं फायर बोला है इन्होंने? फायर बोला है इन्होंने? नहीं बोला। आम बंदे के जहन में हायर एंड फायर आता है। क्या आता है? हाँ, मैं एचआर का बंदा हूं, मैं दूसरे को नौकरी से निकाल सकता हूं। पहली चीज आपके जहन में ये आएगी कि यार मेरे पास ये ताकत है कि मैं लोगों को जॉब दूं, और मेरे पास ये अल्लाह माफ फरमाए ताकत है कि मैं लोगों को निकाल दूं। नहीं, निकालने में तो फोकस ही नहीं है बच्चों, निकालने में फोकस है ही नहीं। यहां पर फोकस होता है रिक्रूटमेंट पे, किस पे? सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, और फिर रीट्रेनिंग पे। कहीं भी फायरिंग नहीं आ रही। ये सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट से लेकर एंड वाली चीज तक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक। रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट का मतलब है हम लोग हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, फिर उनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करें, फिर उसको सिलेक्ट करके उसको काम पे लगाएं। काम पे लगाने से पहले हो सकता है इसकी ट्रेनिंग करनी हो, ठीक है ना, लेकिन फिर उसको काम पे लगाएं, फिर उसका काम को अप्रेज करें। क्या करें? अप्रेज करने का मतलब है इवैल्यूएट करें। फिर उसको देखें कि इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, उसको उस तरफ लेके जाएं। ये हमारे मेन काम है, निकालने वाली चीज़ नहीं है। तो वो ग्लैमर वाली चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। फिर एचआर के बाद मैंने आपको कहा था कि हमारे बिजनेसेस की कई किस्में हैं। बिजनेसेस की कई किस्में हैं। बिजनेस के अंदर आप चीज़ें भी बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक तरफ से चीज़ सस्ती खरीदी और दूसरी तरफ महंगी बेच दी, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लकड़ी खरीदी, उसका फर्नीचर बना के उसको आगे महंगा बेच दिया। आप सर्विसेज भी बेच सकते हो, जो कि आमतौर पे आप लोग करोगे, हम लोग करेंगे। ठीक है जी, आप अकाउंटिंग की सर्विसेज बेच रहे हो, कोई चीज़ खरीद के बेच नहीं रहे, बल्कि आप अपने स्किल्स को बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने स्किल्स को बेच रहे हो। ये सर्विसेज को बेचना होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव किस्म की चीज़ है। इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग ख़ास तौर पे उसकी तरफ फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। अभी तक आप लोगों की अकाउंटिंग की क्लास नहीं ना हुई? हाँ, अकाउंटिंग की होनी। उसमें भी आप लोग देखोगे कि मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 ही है, जहाँ पे बाकायदा अलहदा से मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ों की एडिशन और कमी है। भले कमी नहीं होगी, एडिशन ही होगी। तो नॉर्मल आप लोग किस तरह से एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट करोगे और मैन्युफैक्चरिंग के इदारे में किस तरह से करोगे, इसमें एक फ़र्क आएगा। इसलिए बाकायदा एक पूरा अलहदा चैप्टर उधर भी रखा गया। चीज़ें तकरीबन यहाँ पर भी और वहाँ पर भी पिछले वाले चैप्टर से ही मिलती जुलती होंगी। इसमें आधे से ज़्यादा इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 से ली हुई चीज़ें, आधे से ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नए हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी ऐसा ही होगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो अब आपकी पिछली वाली पढ़ाई से रिलेटेड होंगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर तब्दील होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के इदारों के लिए ख़ास होंगे। ठीक है, आखिरी चीज़ वो है चैप्टर नंबर 10, इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। क्या है? इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिस पर हम फोकस करेंगे। पावर का सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का है, टेक्सटाइल का है और फार्मास्यूटिकल्स का है। अब हम चारों इंडस्ट्रीज़ की कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर चारों इंडस्ट्रीज़ के कुछ की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, चारों इंडस्ट्रीज़ को जो आजकल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो पढ़ेंगे, चारों इंडस्ट्रीज़ के अंदर के जो कुछ ख़ास माइलस्टोन्स हैं, बड़ी बड़ी उसके अंदर जो कंपनीज मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्री और कंपनी में क्या फ़र्क है मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम लोग अपने ओनर की वेल्थ को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। क्या करना चाह रहे होते हैं? हाँ, कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी, क्या चीज़, जहाँ पे हम लोग अपने ओनर की वेल्थ को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। इसी तरह की एक्टिविटी हो लेकिन ओनर अपनी वेल्थ बढ़ाने की नीयत से ना आए, ये नॉन प्रॉफिट काम है। क्या है? हमने स्कूल बनाया इस नीयत से नहीं बनाया कि हम लोग अमीर होंगे। हम लोग वहाँ पे अगर फीस ले भी रहे हैं ना, फीस
ले भी रहे हैं तो हम ओनर को अमीर बनाने के लिए नहीं ले रहे, इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, इस काम को, बिज़नेस नहीं मैं कहूँगा इसको, इस काम को बढ़ाने के लिए हम और से और स्टूडेंट्स को सस्ते दामों पढ़ा सकें। इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी फीस सारों से लेते रहेंगे, लेकिन उससे हम टीचर्स को तनख्वाहें दे रहे होंगे, इस तरह काम करें। ओनर अपनी जेब में नहीं डाल रहा होगा, काम वही हो रहा है लेकिन नीयत फ़र्क हो गई है, ठीक है। लिहाजा फिर उसकी स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, उसके करने के तरीके भी फ़र्क हो जाएंगे। तो वो बिज़नेस नहीं रहा, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? हाँ, वो NGO बन जाएगी एक तरह की, वो एक तरह की चैरिटी बन जाएगी, वो ट्रस्ट बन जाएगा। वहाँ पे ओनर के पास नहीं जा रहा, वहाँ पे उधर उसके काम को बढ़ाने के लिए पैसा जो है ना लग रहा है। ICAP जो है ना, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या? ICAP नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ICAP को जो आप लोग फीसें देते हो, जो सारा कुछ देते हो, वहाँ पे बैठे हुए एग्जामिनर्स वो आपके एग्ज़ाम बनाते हैं, चेक करते हैं, उनकी तनख्वाहें जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी बुक्स बनती हैं, आपके लिए एग्ज़ाम हॉल अरेंज होते हैं, ठीक है। आपके लिए और तरह की हमारे प्रोफेशन की तरक्की के लिए काम होते हैं। ICAP के ओनर्स जो है ना, वो उसके पैसे को नहीं खाते। ICAP के ओनर्स आप लोग हो, आप उसके मेंबर्स हो। अब आइंदा से आप लोग जिस वक्त उसके मेंबर बनोगे, आप लोग उसके ओनर्स हो टेक्निकली। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? हाँ, बावजूद इसके कि आप लोगों को पता चलेगा कि अरबों रुपए इनके पास जाता है हर साल, लेकिन हाँ सब्सक्रिप्शंस का, कई एग्ज़ाम की फ़ीस का, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाहों में और ख़र्चों में ख़त्म हो जाता है, बाकी का संभाल के रखा जाता है मज़ीद तरक्कियों के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया है तो फिर उसको मज़ीद आगे तरक्की के लिए संभाल के रखा जाता है, वरना फिर मज़ीद पैसा नहीं लिया जाता मेंबर से। ये चीज़ है, ये फ़र्क है। अब इंडस्ट्री, बिजनेस एक बिजनेस है। मिसाल के तौर पे ये क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एक बिजनेस है। क्या है? वन सिंगल बिजनेस। बिजनेस सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वो यहाँ पे हम लोग डिपेंड करेंगे। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक ओनर का बिजनेस है। क्या है? पार्टनरशिप भी हो सकती है कि 4-5 हैं, कंपनी भी हो सकती है, ये एक लीगल स्ट्रक्चर है। क्या है? ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर समझाऊंगा, लेकिन बहरहाल ये एक बिजनेस है। क्या है? लेकिन साथ राइज भी है, साथ पैक भी है, साथ स्कैन्स भी है, ये भी बिजनेसेस हैं। और ये सब के सब सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? हाँ, तो एक इंडस्ट्री के अंदर एक ही तरह के कई बिजनेसेस होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निशात भी है, सैफायर भी है, गुल अहमद भी है, ठीक है जी, दाऊद लॉरेंसपुर वाले भी हैं। ये सारे के सारे बेसिकली आपके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। लिहाजा आइंदा से आप ये ना कहना कि मैं इंडस्ट्री का मालिक हूँ। आप इंडस्ट्री के मालिक नहीं हो, आप एक बिजनेस के मालिक हो। इंडस्ट्री का कोई मालिक नहीं होता। हाँ, आप एक इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर हो सकते हो। क्या हो सकते हो? अगर आपका बिजनेस, जिस तरह निशात इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मेजर स्टेक होल्डर निशात है, मेजर शेयर इसका है, उसके अंदर मेजर प्लेयर ये है। तो ये हो सकता है। आप ये नहीं कहोगे कि जी मैं इस इंडस्ट्री का मालिक हूँ। आप इंडस्ट्री के मालिक नहीं हो, आप एक बिजनेस के मालिक हो। अच्छा जी, तो 4 तरह की हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि हम उनकी कुछ हिस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, कुछ की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उनको जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं पाकिस्तान में आजकल वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा उसके अंदर कई तरह के जो हम लोग अभी बड़े वाले प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मेजर टॉप 10 प्लेयर्स आम तौर पे हम उनको देखेंगे। ठीक है बच्चों, दैट इज़ इट, दैट इज़ योर सिलेबस। इंशाल्लाह अगली वाली क्लास से हम लोग इसको तरतीब वाइज शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।